नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। तो बजट में से आपके लिए सवाल निकाले हैं जो आने वाले एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट होंगे। पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाया गया है, जो कि 2 फरवरी 2021 से लागू होगा। शराब पर 100%, मसूर दाल पर 20%, सेब पर 35% और सोयाबीन व सनफ्लावर ऑयल पर 20% सेस लगाया गया है। हेल्थ में देखें तो हेल्थ का बजट 137% बढ़ाया गया है। यह पिछली बार 94,000 करोड़ रुपए था और अब 2.23 लाख करोड़ रुपए होगा। टैक्स रिटर्न फाइल से छूट किस वर्ग को प्रदान की गई है? 75 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को यह छूट दी गई है। पीएफ में 2.5 लाख सालाना से ज्यादा जमा तो उस पर मिलने वाला जो ब्याज है वो टैक्सेबल होगा। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? यह भी टैक्स से ही संबंधित है। सोलर इन्वर्टर पर इंपोर्ट ड्यूटी 5% से बढ़ाकर कितने परसेंट की गई है? 15% की गई है। ई नाम पोर्टल किससे संबंधित है? किसानों से संबंधित है और फिलहाल इस पर 1.68 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं और इनकी संख्या सरकार बढ़ाएगी। व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन या ऑपरेशन ग्रीन क्या है? एक्चुअल में आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों को सहेज कर इनकी प्रोसेसिंग और एक्सपोर्टिंग में सरकार जो मदद करती है वो ऑपरेशन ग्रीन के तहत ही करती है और जल्दी ही इसमें 22 और फसलों को जोड़ा जाना है। एफडीआई की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई फिलहाल 49% है, जिसे सरकार ने इस बजट में 75% तक बढ़ाने की घोषणा की है। बैंकों को एनपीए से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने 2 कंपनियां बनाने की बात कही है बजट में। पहली कंपनी होगी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, दूसरी होगी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। रेलवे की बात करें तो रेलवे का बजट 1.10 लाख करोड़ रुपए होगा, जिसमें से 1.07 करोड़ रुपए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ही खर्च किए जाएंगे। बजट टर्मिनोलॉजी के बारे में भी आपको बताऊंगा और वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसमें से काफी सारे सवाल बैंक, रेलवे, पीए इस तरह के एग्जाम्स में, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज में सभी जगह आते हैं, सभी स्टेट्स में आते हैं। और इसका लिंक भी दिया है मैंने, जो ये आपको बता रहा हूं ये मेरी खुद की वेबसाइट है, इस पर भी आप देख सकते हैं। लिंक पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। देश में ब्रॉडगेज का विद्युतीकरण किया जाना है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाना है, तो इसको 100% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? सन 2023 तक सरकार ने ये लक्ष्य रखा है। अब बात करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा क्या है और इसमें कितना प्रतिशत रहा है। तो वर्ष 2020-21 की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट या फिर राजकोषीय घाटा जो है 9.5% बताया गया है, जो कि 1991 में जीडीपी का 5.6% था। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी पर निकाला जाता है। 1991 में 5.6% था। उसके बाद सबसे ज्यादा 2020-21 में ये आया है 9.5%। इसके अलावा 2021-22 में 6.8% राजकोषीय घाटा रह सकता है और 34.83 लाख करोड़ रुपए सरकार के खर्च का अनुमान है। इसी प्रकार 2025-26 तक राजकोषीय घाटा 4.5% लाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। व्हाट इज कंटिंजेंसी फंड? कंटिंजेंसी फंड क्या है या आकस्मिक निधि क्या है? ये एक ऐसा फंड होता है जिसमें से सरकार जरूरत के टाइम पर पैसा खर्च कर सकती है और इसको खर्च करने के लिए या इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी नहीं लेना होती या संसद की मंजूरी जरूरी नहीं होती। सरकार 2025-26 तक कंटिंजेंसी फंड जो है उसको 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए तक करना चाहती है। अब कुछ खास बातें देख लेते हैं कि ये बजट किस प्रकार था। तो देश का पहला ऐसा बजट जो पेपरलेस था, ये बजट था आपका। इससे पहले 2015 में हिमाचल प्रदेश और 2020 में उड़ीसा और हरियाणा सरकारें पेपरलेस बजट पेश कर चुकी हैं। बजट का इतिहास देख लें, हिस्ट्री ऑफ बजट ऑफ इंडिया, भारत में बजट का इतिहास। तो भारत में आजादी से पहले जो देश का पहला बजट पेश किया था वो थे पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम चेट्टी, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था। 1947 में विभाजन से पहले लियाकत अली खान थे, वो ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंतरिम सरकार का बजट पेश किया था। बाद में वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने विभाजन के बाद, यानी कि लियाकत अली खान अंतरिम बजट पेश करने वाले प्रथम भारतीय और अविभाजित भारत के बजट पेश करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। भारत का प्रथम बजट बात करें यानी कि आजादी से पहले, तो 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। बिजनेसमैन थे स्कॉटिश जेम्स विलियन, जिन्होंने ये पेश किया था।
अब बजट शब्द के बारे में आपको पता है कि ये फ्रेंच शब्द है बुगेट, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, उससे बना हुआ है। अब बजट की टर्मिनोलॉजी या बजट की शब्दावली देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस में, 15 नंबर के क्वेश्चंस में, 15 शब्दों के क्वेश्चंस में, 20 शब्दों के क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक क्या होता है भाई? इसको बजट के बाद पेश किया जाता है और सरकार की कमाई का इसमें डिटेल होता है। एप्रोप्रिएशन बिल या फिर विनियोग विधेयक क्या होता है? इसमें ये भी जो है फाइनेंशियल बिल के साथ ही पेश किया जाता है बजट के बाद, और इसमें सरकार के खर्च का डिटेल होता है। बजट एस्टिमेट या बजट अनुमान क्या है? इसमें जो सरकार के आने वाले वित्तीय वर्ष की कमाई और खर्च, इनकम और एक्सपेंडिचर का डिटेल होता है। रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है भाई? लास्ट ईयर जो सरकार ने, पिछले वित्त वर्ष में जो सरकार ने बताया था अनुमान, उसको सरकार रिवाइज करती है। और एक्चुअल या वास्तविक क्या होता है? थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है इसमें। एक्चुअल या वास्तविक क्या होता है? इसमें सरकार का 2 साल पहले का, ये बात इसमें गौर करें कि सरकार का 2 साल पहले का कमाई और खर्च का डिटेल इसमें शामिल होता है। फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा आपको बता दिया, जब कमाई अधिक हो, खर्च अधिक हो, कमाई कम हो तो राजकोषीय घाटा लग जाता है। और सेम इसका उल्टा है, जो फिस्कल बेनिफिट या फिर सरप्लस बेनिफिट, तो इसका मतलब होता है राजकोषीय सरप्लस, यानी कि सरकार की इसमें कमाई जो है वो अधिक होती है और खर्च कम होता है तो सरकार को फायदा होता है, उसे राजकोषीय सरप्लस कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, जब सरकार के जो कमाई के टारगेट हैं वो कम होते हैं तो उसको राजस्व घाटा कहता है, यानी टारगेट से कम कमाई होना रेवेन्यू डेफिसिट कहलाती है। टैक्स फिलहाल 2 तरीके के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स कैसे होते हैं? जो सरकार जनता से सीधे वसूलती है, जैसे इनकम पर, प्रॉपर्टी पर, कॉर्पोरेट पर। इनडायरेक्ट टैक्स जो सरकार जनता से सीधे नहीं वसूल सकती, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, विभिन्न प्रकार के सेस वगैरह लगा देती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी? एक्साइज और कस्टम ड्यूटी में क्या अंतर है? एक्साइज ड्यूटी एक्चुअल में जो देश में ही बना सामान है उस पर वसूली जाती है, उस पर वसूला जाने वाला टैक्स जो है वो एक्साइज ड्यूटी कहलाता है। ठीक है, अब इसको हालांकि जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन फिर भी शराब, पेट्रोल और डीजल, इन पर सरकार अभी भी एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। और कस्टम ड्यूटी की बात करें तो जो देश से बाहर सामान बना है, विदेश से जो बाहर सामान बना है, उस पर सरकार ये ड्यूटी लगाती है, ये टैक्स लगाती है, और ये आयात निर्यात दोनों पर लगता है। कंसोलिडेटेड फंड या समेकित कोष, इसमें जो सरकार की कमाई होती है वो इस फंड में रखी जाती है, और अगर यहां से पैसा निकाल कर खर्च करना है तो संसद की मंजूरी अनिवार्य होती है। कंटिंजेंसी फंड इसका उल्टा होता है, आकस्मिक निधि होती है जिसमें से राशि निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर राजस्व व्यय, देश को चलाने के लिए जो खर्च सरकार करती है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह लेते हैं, ठीक है, या राजस्व व्यय कह लेते हैं। और सरकार इसी फंड में से सब्सिडी, सैलरी और कर्ज आदि देती है। राज्यों को जो मदद देती है, ग्रांट देती है, वो भी इसी फंड में से देती है। तो भाई ये सवाल 100% आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? पूंजीगत व्यय, मतलब ऐसा खर्च जिससे सरकार कमाई करती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब बात करें डी इन्वेस्टमेंट की, यानी कि विनिवेश की, तो सरकार जब अपनी कंपनियों में से, सरकारी कंपनियों में से अपनी हिस्सेदारी को निकाल लेती है, उसको बेच देती है, तो उसे विनिवेशन कहते हैं। यानी कि सरकार जब अपनी राशि निकाल लेती है उसमें से तो उसको विनिवेशन कहते हैं या विनिवेश कहते हैं। और निवेश मतलब जो सरकार राशि लगाती है, तो निवेश विनिवेश दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।